आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है अबाउट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में चलने से पहले जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, आप आयोनाइजेशन एनर्जी को देखिए, वहां इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात हो रही थी और यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की बात होगी। तो आइए आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो इसको आप साइड में इस तरह से लिखते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक, तो यहां पे अफिनिटी मतलब चाहत होती है, चाहत होती है। जैसे आपको किसी चीज की चाहत है तो वो आपकी अफिनिटी कहलाएगी। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी। इलेक्ट्रॉन की चाहत किसको होगी? किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात कर रहे हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेने पर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है, दो लोग जुड़ेंगे, दो एलिमेंट यानी दो कंपोनेंट जुड़ रहे हैं, जुड़ने पर एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। जुड़ने पर एनर्जी रिलीज होगी, इसी को आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। जैसे देखिए, हमने आपसे कहा ये न्यूक्लियस है और ये आपका सेल हमने दिखा दिया, सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और ये आपका वैलेंस सेल है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल। अब इस वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है भाई, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है और ये आइसोलेटेड गैसेस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है। हमने आपसे कहा आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब क्या कहा था? किसी भी सिस्टम से किसी भी एक एटम को आप कंप्लीटली रिमूव कर लीजिए और उस सिस्टम का जो इफेक्ट है उस गैसेस एटम पे इफेक्ट ना प्रोड्यूस कर सके। जैसे आप किसी क्लास में हैं, मान लीजिए क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, अगर क्लास 11 के स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट को बाहर निकाल देंगे तो उस क्लास का एनवायरनमेंट अब उस पर नहीं पड़ रहा है, क्लास में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, पूरा का पूरा वो कंप्लीटली रिमूव कर गया सिस्टम से। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात कर रहे हैं। और ये देखिए, ये वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां आकर एंटर करेगा। जैसे ही वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ये क्या करेगा? एनर्जी यहां से रिलीज होगी। भाई ध्यान दीजिएगा, आपकी एनर्जी यहां पे रिलीज होगी। आपकी मतलब कि आपको पता चलेगा कि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से पता चलेगा यहाँ एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और जब ये दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये हो जाएगा और यहाँ एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। और जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को आपने नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। रिलीज हो रहे उस वैल्यू को आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आप जानते हैं इसको हम लोग किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? इसकी जो यूनिट होती है वो हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल में हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम लोगों ने कहा आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में एंटर करता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को आपने नाम दिया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। आप जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस सेल में एंटर करेगा तो पहले से यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी होता है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने के बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे परसिस्ट कर रहा है, रुक जा रहा है, तब तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करता रहता है, भगाता भी रहता है। ठीक है भाई, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी सीट पे 4 लड़के बैठे हुए हैं, किसी सीट पे 4 लड़के बैठे हुए हैं,
पांचवा बच्चा आ रहा है, पांचवा बच्चा आया तो हमने कहा कि जाओ वहां बैठो, पांचवा बैठा वो। लेकिन आपने इमेजिन करिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप बैठने के बाद आपको थोड़ा सा टाइटनेस महसूस होगी, थोड़ा टाइट हो जाएगा शेड्यूल, आपका जो कंपैटिबिलिटी है थोड़ी सी कंपैक्टनेस बढ़ जाएगी, और कंपैक्टनेस बढ़ जाएगी तो आप धीरे धीरे उसकी तरफ भुनभुनाना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे अपने जो बेस को है उसको धीरे धीरे ऐसे हिलाना शुरू करेंगे, और हिलाते हिलाते एक स्टेज ऐसा आएगा कि ऐसा बेस उसको हिलाएंगे वो बेचारा नीचे गिर जाएगा, और जब नीचे गिर जाएगा तो वो फिर मुंह बना के वो भी या तो टीचर शिकायत करेगा तो निकल जाएगा, यही तो हो रही है ना। तो अब अगर हमसे शिकायत कर रहा है, मान लीजिए किसी टीचर शिकायत कर रहा है क्लास के, तो वो क्या करेगा, फिर वो कहेगा कि भाई बैठो यहाँ पे, तो वो लोग कहेंगे कंपैक्टनेस, तो क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा, टीचर एनर्जी सप्लाई करेगा और खींच के एक तमाचा मारेगा तड़ाक से। तो आप जानते जहां 4 लड़के बैठे हुए थे अब वहां इतनी जगह हो जाएगी, वहां 5 आसानी से बैठ जाते हैं। तो यही सेम चीज जो एनर्जी टीचर ने सप्लाई किया अपने थप्पड़ के द्वारा, जिससे कि 5 लड़के उसी सीट पे एडजस्ट हो गए, वही चीज यहां पर भी है। अगर इलेक्ट्रॉन ये इनके बीच में रिपल्सन है, इस रिपल्सन को कम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती, जहां जैसी सिचुएशन होगी वो सब डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा। जैसी सिचुएशन आएगी वैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे भाई। जैसे देखिए, तो हमने आपसे कहा कि जैसे कोई भी एक गैसियस एटम है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कन्वर्ट होगा किसमें, एक गैसियस एटम में, और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह दिया। यही तो चेंज द एंथैल्पी चेंज when an electron are added into the valence shell of an isolated gaseous एटम। यानी क्या कहा हमने, एंथैल्पी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन आर एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक टर्म अभी हमने बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही चीज है भाई, लेकिन आपको हम दिखाते हैं। अभी आपने एक टर्म यूज किया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात अगर आप कर रहे हैं तो उसी को लेते हैं, उसी को समझने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे हम लोग दिखाते हैं। देखिए डेल्टा EgH, डेल्टा का मतलब चेंज इन एंथैल्पी और H का मतलब एंथैल्पी, Eg का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, Eg का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। दोनों चीजें सेम है, बस ध्यान दीजिए। जैसे एक गैस है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और ये कन्वर्ट होगा A- गैस, ठीक। और इसमें एनर्जी सपोज करिए निकल रही है, सपोज कर रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने सपोज किया, ये हमने सपोज किया। और ये जो आपकी वैल्यू है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, चूंकि ये बराबर ये आपका जो भी वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होगी। बस साइन इसका अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये माइनस है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये माइनस यही दिखाएगा। डेल्टा EgH इज इक्वल टू माइनस EA, दोनों चीजें सेम है। साइन बस इस तरह से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो डेल्टा H की वैल्यू जो होगी, डेल्टा H मतलब डेल्टा EgH की वैल्यू होगी -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान दीजिएगा, ये
ये सीधा सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम लोग ऑब्जर्व यहाँ पे कर रहे हैं भाई। ठीक है भाई, अब ये अपने आप से जब वैल्यू रखिएगा, हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे और उसके हिसाब से बात किया जाएगा, उसी को चर्चा में लाया जाएगा। आप अपने हिसाब से करिएगा, नहीं तो भ्रम की स्थिति आप पैदा ना करिएगा कि भ्रम की स्थिति है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भ्रम ना पैदा हो आपसे, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मतलब होगा एक के बाद एक, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे। जब हम लोग एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन में जो अफिनिटी होगी वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गया, दूसरे में जो होगा उसे सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम लोग चर्चा करें तो आइए देखते हैं इसी को, और इसी को समझने का प्रयास करते हैं क्या चीज है। जैसे हमने लिया एक गैस है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ए माइनस गैस में कन्वर्ट हुआ और यहां पे एनर्जी पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आई, ठीक, E(A1) और ये जनरली जो है पहली इलेक्ट्रॉन आती क्या है, प्लस। ये जनरली पहली फर्स्ट जो होती है प्लस आती, प्लस में वैल्यू आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरा देखते हैं, ए माइनस गैस इलेक्ट्रॉन, A2 माइनस गैस, और ये जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2, ये जनरली क्या आती है, निगेटिव। निगेटिव आने का कारण भी है, आपको मालूम है यहाँ निगेटिव चार्ज है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ठीक, ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज एनायन है। ठीक है भाई, निगेटिव चार्ज एनायन है, और ये भी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये भी निगेटिव है। और निगेटिव निगेटिव के बीच में क्या होगा, निगेटिव निगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक, रिपल्सन, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इसको नहीं लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी देना पड़ेगा। हमने जो थप्पड़ से एनर्जी दिया था, याद है, हमने बताया था ना शुरुआत में, हमने कहा कि ये आया इलेक्ट्रॉन और ये जाकर वैलेंस सेल में एडजस्ट होना चाहा, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ का निगेटिव चार्ज, इसका निगेटिव चार्ज, दोनों में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने की वजह से ये A माइनस आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, यानी A माइनस कांट इजली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, A माइनस कांट इजली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और जब आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हैज एनर्जी प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड, आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू मिनिमाइज रिपल्सन, मिनिमाइज रिपल्सन, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है भाई, और जब रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्ट करेगा, यानी जहां पे हमने बताया ना 4 लोग नहीं बैठ पा रहे तो वहां 5 लोग बैठ गए एक थप्पड़ से। ठीक है, थप्पड़ की गूंज इतनी तेज होती है, आप समझ लीजिए, एक थप्पड़ के गूंज से जो है जहां 4 लोग एडजस्ट नहीं हो रहे थे वहां 5 हो गए। तो A2 माइनस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ गई। ठीक, अब अगर इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, जो रिजल्टेंट आएगा इसका रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऑलवेज इज लेस देन 0, ऑलवेज इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव में ही दिखाई देगा।
निगेटिव में ही दिखाई देगा। यानी ये हम लोग कह रहे हैं EA1 प्लस EA2 लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करता है यहाँ पे ए गैसियस एटम का नेचर कैसा है। जो हमने एटम्स यहाँ पे यूज किया है उसके नेचर पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सब डिपेंड करेगी, ये ध्यान रखिएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर जो है ए की वैल्यू ये 0 भी हो सकती है, ए की वैल्यू A1 A2 का सम जो है वो लेस देन 0 भी हो सकता है, मोर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। these values depends upon the nature of एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आपने यूज किया है, ये ध्यान रखिएगा। These values depends upon the nature of एलिमेंट की बात हम लोग यहां कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, ठीक। इसको देखिए, अब सक्सेसिव का सम हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, यही तो हमने कहा ऑलवेज इज लेस देन 0, यानी सक्सेसिव का सम हमेशा नेगेटिव में आना चाहिए। सक्सेसिव सम इज ऑलवेज नेगेटिव आना चाहिए, अधिकतर में नेगेटिव ही आता है, कहने का मतलब ये, ठीक है, नेगेटिव ही आना चाहिए। जैसे हम ले रहे हैं जैसे देखिए पॉलीवैलेंट एनायन की बात करें, पॉलीवैलेंट एनायन, एनायन का मतलब हो गया यहाँ पे कौन कौन, देखिए जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना गया, N3 माइनस O2 माइनस, ठीक है, N3 माइनस O2 माइनस, ये सब आपके हैं पॉलीवैलेंट आयन, S2 माइनस एटसेट्रा, ये सब पॉलीवैलेंट आयन्स हैं, ठीक। पॉलीवैलेंट आयन की अगर हम लोग बात करें, इनका डेल्टा H इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा H इज ऑलवेज पॉजिटिव आता है। डेल्टा H की बात करें यानी EGH, डेल्टा EGH ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो EA1, EA2, EA3 इज ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा ना भाई, ऑलवेज नेगेटिव। EA1 प्लस EA2 प्लस EA3 इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू वो हमेशा नेगेटिव, आइसोलेटेड गैस, ठीक। अब यहां पे अगर आप ध्यान दीजिए तो ये डेल्टा H यानी डेल्टा EGH बराबर EA1 EA2 प्लस EA3 होगा, EA1 प्लस EA2 प्लस EA3 होगा, और ये ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव होगा। मतलब अगर डेल्टा EGH की बात हम लोग कहते हैं तो जो सम है आपका डेल्टा EG फॉर पॉलीवैलेंट एनायन के लिए ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और जो EA1 EA2 EA3 है इज ऑलवेज नेगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज नेगेटिव। और आपको मालूम है इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू है, देखिए अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन दे दिया गया,
अब आपसे पूछ लिया गया कि इस तरह के इक्वेशन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी। डेल्टा एच क्या होता है, ई जी एच लेस देन जीरो, डेल्टा ई जी एच मोर देन जीरो, या डेल्टा ई जी एच इज इक्वल टू जीरो। अब ऑप्शन आपसे पूछ लिया गया, ठीक, ऑप्शन आपसे पूछ लिया गया, तो ऑप्शन आप खुद पहचान सकते हैं। डेल्टा ई जी एच क्या आ जाएगा इसके लिए, पॉलीवेलेंट एनायन के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो हमेशा मोर देन जीरो वैल्यू होगी। तो और आप जानते हैं ये भी, तो डेल्टा ई जी एच डिपेंड करता है, डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है ये किस टेम्परेचर पे हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी हो रही है, ये किस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रहा है, इस पर भी डेल्टा ई जी एच की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखिएगा आप इस चीज को, ठीक। ये क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक में दिया है, डेल्टा ई जी एच के मतलब इसके बारे में, ऑक्सीजन की O माइनस गैसियस और O माइनस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन O2 माइनस गैसियस। इसकी जो डेल्टा ई जी एच वन होती है वो वैल्यू दी गई है -141 किलो जूल, -141 किलो जूल पर मोल, और इसकी जो डेल्टा ई जी एच टू दी गई है +780 किलो जूल पर मोल। यानी यहां पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और इसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। ये क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन भी है। पूछा जाता है कि क्या कारण है कि जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी पहली जो है एक्सोथर्मिक है ऑक्सीजन की, और दूसरी जो है वो क्या है, एंडोथर्मिक। मतलब एक जगह एनर्जी रिलीज हो रही है, एक जगह एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो हमने आपसे कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस है, इसकी साइज तो आप जानते हैं स्मॉल होती है, ठीक, और नेगेटिव चार्ज है इसमें, नेगेटिव चार्ज है। और अपकमिंग कौन सा है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक। दोनों के बीच में नेगेटिव चार्ज आया, और जब दोनों नेगेटिव चार्ज आया तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो O माइनस इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को आपको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए रिक्वायर्ड some amount of energy, some amount of energy, required some amount of energy, मिनिमाइज, यानी इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को जब हम मिनिमाइज करेंगे तभी वो माइनस उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करेगा, और वही एनर्जी आपकी क्या कहलाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड, एनर्जी प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड, और जब आउटसाइड से आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसी वजह से ये कैसा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया भाई, ये ध्यान दीजिए हमने आपसे जो कहा। तो ये आपका जो है सीधे सीधे हम लोग इसको ऑब्जर्व करके कह सकते हैं कि पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हाइड्रोजन की है वो निगेटिव है, और दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो ऑक्सीजन की है वो पॉजिटिव है। क्यों, तो उसका कारण ये है, पहला इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, एनर्जी इवॉल्व होगी। पहला कोई भी एलिमेंट अगर एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो पहले तो वो एनर्जी इवॉल्व ही हो, ये जान लीजिए।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। तो पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, निगेटिव। इसीलिए हम लोग कहीं कहीं इसे पढ़ते हैं निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं कहीं कहीं, अगर आपने सुना हो। निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। एनर्जी किस फॉर्म में है, निगेटिव फॉर्म में है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेल्टा EGH किस फॉर्म में, निगेटिव। तो इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग निगेटिव भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आप इस चीज को आप पढ़ सकते हैं इतना। आगे चलिए, हम लोग अब चल रहे हैं फैक्टर विच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फैक्टर विच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात कर रहे हैं, और उसको हम लोग देखेंगे और चर्चा करेंगे इसको। आइए देखते हैं। फैक्टर में तो सीधा सीधा वही है जो आपने पढ़ा हुआ है, बस आपको समझना है। फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, पहला वही चीज, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की अगर हम लोग बात करते हैं, कहा जाता है जो एटम्स जितना छोटा होगा, ठीक, जैसे देखिए, जैसे ये है एटम, ठीक, ये है और ये है आपका, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ, ठीक है भाई। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो ये जो छोटा वाला है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा वो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, और इसके जो न्यूक्लियस का फोर्स होगा ये बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। यानी ये जो है आपको लो फोर्स होगा और ये क्या होगा, हाई होगा। तो इसलिए जैसे ही इसके रीच में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, ये एटम जो है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। सीधे सीधे हम लोग इतना समझ लीजिए, बस ये टॉपिक आपको, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये ध्यान दीजिए। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, अब आपसे देखिए, कोई एटम है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, हाई पॉजिटिव चार्ज, हाई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस में हाई पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा एटम है न्यूक्लियस में लो पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहां भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू इसके। तो इसका मतलब जिस पे जितना ज्यादा हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करेगा। तो जितना ज्यादा हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों फैक्टर हमने फिर चर्चा किया था आयनाइजेशन एनर्जी में। हमने आयनाइजेशन एनर्जी में आपको बताया था कि एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज, ये आयनाइजेशन एनर्जी भी यही रिलेशन शो करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में भी यही रिलेशन शो करते हैं। इस चीज को आप ऑब्जर्व किए थे। आइए इसका नेक्स्ट फैक्टर जो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए आपने वहां पर भी समझा था। यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका माना भी जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात अगर हम लोग करें तो ये इंपॉर्टेंट माना जाता है भाई। हमने कहा ना, ये फैक्टर जो है अलग होता है। और इसमें क्या कहा गया है, अगर कोई भी एलिमेंट हाफ फील्ड है, कोई भी एलिमेंट हाफ फील्ड एलिमेंट, अगर एलिमेंट हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है,
ठीक। अगर वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है तो क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। और अगर वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा तो दे कांट हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो है वो क्या शो करेंगे, बहुत ही मिनिमम या जीरो। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जीरो हो जाएगी तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो भी क्या होगी, इज जीरो और अप्रॉक्स जीरो। ये होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। और हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व किसमें करते, देखिए अगर आप फुल फील्ड कहते हैं तो ये नोबल गैस के लिए, ये नोबल गैस के लिए फुल फील्ड की बात करते हैं। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए है ये चीज है नोबल गैस। और ये इनमें ये फुल फील्ड अरेंजमेंट होता है। और हाफ फील्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है आपका ग्रुप फर्स्ट के लिए, वहां पर भी S1 आता है ना। और ये जो है ग्रुप 15 के लिए ये बात हो रही है, ये नाइट्रोजन फैमिली, ठीक। और ये अल्कली मेटल के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अधिकतर जो भी आपको अरेंजमेंट में चेंजेस दिखाई देंगे वो इन्हीं में दिखाई देगा, बाकी का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। बाकी के कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को। वेरिएशन, पीरियाडिक वेरिएशन में बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा इस पे आपको ऑब्जर्व नहीं करना है। एक नॉर्मल ट्रेंड है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मल ट्रेंड क्या है, इन ग्रुप की बात करते हैं, इन ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में हमेशा आप टॉप टू बॉटम चलते हैं। टॉप टू बॉटम में फिक्स है, एटॉमिक साइज जो होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है। और एटॉमिक साइज इंक्रीज करने का कारण है न्यूक्लियर चार्ज का डिक्रीज होना। और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो अपने आप डिक्रीज करेगा। अब देखिए इससे इनवर्स हो गया और इससे डायरेक्टली हो गया, ये रिलेशन तो आपने पढ़ा। तो ये ग्रुप में है, ये ग्रुप में है, यानी आप कह सकते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। बस यही चीज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जब भी हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा। और उसका कारण क्या है, 1 2 और 3, ठीक। इसी चीज को अगर आप ऑब्जर्व करिए पीरियड, इन पीरियड, इन पीरियड। अगर हम लोग पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में हमेशा हम लोग किधर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वह इंक्रीजेस। और उसका कारण बताया जाता है बिकॉज, पहला कारण एटॉमिक साइज जो होती है वो क्या होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। और यहां पे पहला ये रीजन हो गया, न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने आप क्या होगी, इंक्रीज करेगा। ये नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है, एक नॉर्मल ट्रेंड है जो हर पीरियोडिक प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई होता है। जैसे आपने पढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी में, यही ट्रेंड वहां पर भी पढ़ा है। जैसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, तो यही ट्रेंड यहां पर भी पढ़ रहे हैं। और यही ट्रेंड आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी पढ़े। तीनों के जो पीरियोडिक वेरिएशन है वो एक जैसे ही, उसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर बीच बीच में जहां आएंगे उनको हम लोग स्टडी करा जाएगा। लेकिन जो पीरियोडिक वेरिएशन है उसमें उसके ट्रेंड में कोई जो है डिफरेंट तीनों में नहीं पाया जाता। तो एक ट्रेंड जनरल ट्रेंड है जिसको आपको आना चाहिए, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जिनको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है भाई, आइए देखते हैं, फिर एक करके चीजों को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हम लेंगे जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दिखाई दे। ठीक, तो पहला आइए देखते हैं
पीरियड सेकंड के एलिमेंट को ले रहे हैं। ठीक है भाई, पीरियड सेकंड के एलिमेंट को ले रहे हैं। और पीरियड सेकंड का एलिमेंट देखिए कौन कौन सा है, आपको मालूम ही है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब सबसे पहला काम आपको मालूम होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो आपको मालूम है, एक जनरल ट्रेंड है। जनरल ट्रेंड यही है, जनरल ट्रेंड। एक जनरल ट्रेंड है क्या, जनरल ट्रेंड ये है कि लेफ्ट टू राइट हम लोग चल रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिक्रीज करना चाहिए, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन अब देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन देखिए, जैसे ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसका लास्ट में आता है 2s2 2p6। ध्यान दीजिएगा, जो जो एक्सेप्शन है, इसका लास्ट में आता है 2s2 2p3, इसका लास्ट में आता है 2s2 आता है, और इसका लास्ट में आता है 2s1। अब देख लीजिए आप, इतने एक्सेप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। जो इसका जो ट्रेंड होना चाहिए, उस ट्रेंड में सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, वो नियॉन की होगी। फिर नियॉन के बाद ये हाफ फील्ड आपका आ गया, ये और ये और ये। ठीक है, इस तरह से तो जो एक्चुअल ट्रेंड आएगा, देखिए एक्चुअल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यही पूछा जाता है हर जगह कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नियॉन की सबसे कम, फिर नाइट्रोजन, और ये, और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये, फिर बेरिलियम। ठीक है, फिर उसके बाद लिथियम आ रहा है। लिथियम में जानते क्या हो, लिथियम हाफ फील्ड है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये भी तो देखना है हमें कि कौन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो जा रहा है, तो लिथियम हो गया। ठीक, उसके बाद अब वही जनरल कॉन्सेप्ट, फिर यहां ये हट गया, ये आपका हो गया लिथियम, फिर अब बोरान, फिर कार्बन, और फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ये आपका। और ये जो वैल्यू है, ये आपकी जो वैल्यू है, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आधार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के आधार पे अरेंजमेंट है। ये जो एक्चुअल ट्रेंड आपने देखा है, ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इनकी कैलकुलेट की गई है, उसी के आधार पे इनको अरेंज किया गया है इस तरह से। ऐसा नहीं कि ये आप जो है हम लोग नॉर्मली बस ऐसे ले रहे हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद इनको एक ट्रेंड दिया गया, ये ट्रेंड, और सबका रीजन भी बताया गया। भाई ये फुल फील्ड है, फुल फील्ड है तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी 0 होगी। ठीक है, ये हाफ फील्ड है, अभी हमने बताया ना, इनकी 0 होगी, इनकी भी बहुत कम होगी, इनकी भी बहुत कम होगी, इनकी भी बहुत कम होगी। तो सबसे नियॉन, फिर नाइट्रोजन, बेरिलियम, लिथियम, फिर बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। ये आपने पढ़ा ही है, इसको सुना भी। आगे आइए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं पीरियड नंबर, पीरियड के बाद हम लोग ग्रुप में आते हैं। ग्रुप का ज्यादा समझना भी आपको है। ग्रुप, अगर हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में देखिए, ग्रुप 17 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका आपको मालूम है, ग्रुप 17 को कहा जाता है, ग्रुप 17 है हाईएस्ट
एफिनिटी, और ये पूछा गया वाई। ग्रुप 17 हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड वाई। तो बहुत सिंपल सी बात है, ग्रुप 17 की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए 17 में का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 और NP5 होता है, ठीक। अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो इसका अरेंजमेंट आता है वो अरेंजमेंट हो जाता है NS2 NP6, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने पर आप जानते हैं ये स्टेबल हो जाएगा। तो हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इसीलिए लेता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने की वजह से आप जानते हैं आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन हैलोजन एलिमेंट्स acquire stable electronic configuration. That's why they show a strong tendency. They show a strong tendency to gain an electron. ठीक है, and releases large amount of energy. Releases large amount of energy. Strong tendency to gain an electron and releases large amount of energy. ये large amount of energy release करते हैं. That's why halogen have हाई या हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी यहां पे ये टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो करेगा, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो करेगा। तो लार्ज एनर्जी इवॉल्व हो, लार्ज एनर्जी इवॉल्व हो रही है और इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाईएस्ट है, मैक्सिमम बताया जाता है। अगर आप लोग इसी को, अब तो इसको तो एक क्वेश्चन के रूप में लिया, अब अगर इसी को ध्यान दें तो यही तो हुआ। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रही है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यही तो नॉर्मल ट्रेंड है, ठीक। अगर हम लोग इसी को ध्यान दें, एक जनरल ट्रेंड यही है जिसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जनरल ट्रेंड क्या है हैलोजन फैमिली का, तो आप तो यही बताएंगे, कहेंगे आप ग्रुप में जो है टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ती है और साइज बढ़ने की वजह से हम लोग ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करे। और इस हिसाब से अगर आप बताएंगे तो देखिए यहाँ पे एक हम लोग ले रहे हैं एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हम लोग वैल्यू किस में ले रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ले रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहां पे एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि मान लीजिए अगर ये जो है 300, ये 275 है, ऐसे पहले बना देते हैं तब से ये इस तरह से आए। ये आपका फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, और ये आपका जो है ब्रोमीन हो गया, और ये आयोडीन, ठीक।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो गया। अगर इसका हम लोग एक ग्राफ प्लाट करें और फ्लोरीन की जो आप जानते हैं इसकी होती है 327 और इसकी होती है 348.3 ठीक, और इसकी होती है 324 और इसकी होती है 295.3 ये वैल्यू दी गई। अगर हम लोग इसी को ध्यान दें तो ये मान लिया हमने 200, ये 300 मान लिया और ये वैल्यू जो है 325 मान लिया और ये मान लिया 350, ठीक, ये वैल्यू है। और एटॉमिक नंबर इसको मान लिया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 17 हो गया, ये फिर 35 हो गया, ऐसे जोड़ के रख लीजिए 35, ये 60 मान लीजिए, ठीक है भाई, ये एटॉमिक नंबर है। तो आप यहाँ ट्रेंड जो देख रहे हैं, ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है, एक आपको कर्वेचर कर्व दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से बढ़ रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो ट्रेंड है वो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है और फिर आयोडीन की। ये एक्चुअल ट्रेंड है जिनको नॉर्मली आप ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्लोरीन और फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये एनोमलस बिहेवियर कैसे आता है, तो इसको हम लोग अभी पढ़ते हैं तुरंत, क्या होता है, कैसे होता है। ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ है कि अनएक्सपेक्टेडली फ्लोरीन हैव लो इलेक्ट्रॉन affinity than chlorine. Why? ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेडली फ्लोरीन है, ये तो मालूम ही है, फ्लोरीन की साइज छोटी है और जो इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 2p5 में आ रहा है, 2p5 में आ रहा है, और जो क्लोरीन है उसकी साइज लार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा वो किसमें 3p5 में इंटर करेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी इन वैलेंस से, और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी इन वैलेंस से। तो हमने आपसे कहा कि फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, फ्लोरीन की साइज स्मॉल है, यहाँ 2p5 है, वहां 3p5 है। अगर आप इसी को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए, 1 सेल 2 सेल, हिट होगा। यहाँ पे क्लोरीन का अपने आप देखिए, 1 सेल 2 सेल और 3 सेल, हिट हुआ। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9 होता है ना, 9 का मतलब क्या हुआ, 2 और 7, तो पहले में 2 और लास्ट वाले में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे पहले में 2 17 होता है ना, 17 इसका होता है, तो 2 8 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ दूसरा सेल। तीसरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। फ्लोरीन और क्लोरीन को खुद देखिए आप, तो इसमें हमने आपसे क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन वैलेंस सेल क्या होगी। अब देखिए छोटी साइज है, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स है, तो डेंसिटी क्या होगी, इसकी हाई होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो इन वैलेंस सेल, साइज बड़ी है, तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में डिस्पर्स है, उसकी साइज क्या दिखा रहे हैं हम, बड़ी। तो अगर आप ध्यान दीजिए, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, एनर्जी निकलेगी,
हमने कहा क्या कहा, दो चीजें जब दो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो यहां एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी यहां पर भी क्या होगी, रिलीज करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी। ध्यान रखिएगा भाई, आपको मालूम है छोटा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा ना, तो लार्ज एनर्जी रिलीज करेगी, यहां लेस एनर्जी रिलीज करेगा। साइज की वजह से ये सब हो रहा है। साइज की वजह से हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन जो है, फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा तो वहां ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी और यहां कम एनर्जी रिलीज करेगी। लेकिन अंतर देखिएगा, लेकिन जो यहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच, यानी इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें इंटर करेगा, इनके और इनके बीच में रिपल्सन शुरू होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन यहां पे साइज छोटी होने की वजह से मैक्सिमम होगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो हम लोग कह रहे हैं यहां पे, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो होगा वो लो होगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इसकी अपेक्षा लो होगा। क्यों? क्योंकि साइज बड़ी है, डेंसिटी इसकी क्या है, कम है। ठीक, अब आप जानते हैं रिपल्सन मैक्सिमम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इंटर के उसे भगा देंगे, ये लोग मिलकर के उसे भगाने का प्रयास करते हैं। तो क्या करना है, ये जो एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है उसी का कुछ पार्ट इस रिपल्सन को कम करने में खर्च हो जाए। यानी हमने क्या लिखा, देखिए, मैक्सिमम पार्ट ऑफ इवॉल्व एनर्जी, मैक्सिमम पार्ट ऑफ इवॉल्व एनर्जी आर यूटिलाइज्ड टू मिनिमाइज रिपल्सन, मिनिमाइज रिपल्सन। मैक्सिमम पार्ट ऑफ इवॉल्व एनर्जी यहां पे खर्च हो जाएगी, खर्च हो जाएगा। यहां पे लेस पार्ट ऑफ इवॉल्व एनर्जी आर यूटिलाइज्ड टू मिनिमाइज रिपल्सन। बात समझिएगा, यहां पे रिपल्सन कम है तो जो एनर्जी निकल रही है उसका कुछ हिस्सा खर्च हो जाता है। तो हमने सपोज किया अपने आप से हमने मान लिया, सपोज करिए यहां पे जो एनर्जी निकल रही है वो 100 किलो जूल है, यहां पे जो एनर्जी निकल रही है वो 100 किलो जूल, और यहां पे जो निकल रही है वो 90 किलो जूल। ध्यान दीजिएगा, 90 किलो जूल एनर्जी है। ठीक, अब यहां पे अगर खर्च हो रहा है, देखिए, तो इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को कम करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। तो यहां पे हमने मान लिया, यहां पे यूज कितना हो जा रही है, 50 किलो जूल खर्च हो गए, यूज्ड अप टू मिनिमाइज रिपल्सन। 50 किलो जूल जो है एनर्जी यूज्ड हो गई रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना हुआ, रेस्ट कितना बचा, रेस्ट 50 किलो जूल, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन हुआ। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए, अगर हम यहां पे ध्यान दें, यहां 90 किलो जूल है, तो यहां पे हमने मान लिया यहां 35 किलो जूल ही खर्च हो रही है, यूज्ड 35 खर्च हो रहा है। 35 अगर निकल जाएगा तो बचा कितना, लगभग 55 किलो जूल ये रेस्ट है, और ये क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। ये चीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। तो कहने का मतलब यहां एनर्जी तो ज्यादा निकलती है, लेकिन उसका अधिकतर हिस्सा खर्च हो जाता है इस रिपल्सन को कम करने में, और इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। यहां एनर्जी कम निकलती है और रिपल्सन कम होता है, तो कम एनर्जी खर्च होगी रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी,
ज्यादा हो जाएगी। यही एक ट्रेंड है जिसको नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं भाई। ठीक है भाई, इसको देख लीजिए एक बार, और देखने के बाद जो है बातों को समझिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं, फिर ये आपका जो है पोर्शन कंप्लीट हो। ये पढ़ाया, इन दोनों में पहले दो एलिमेंट की बात करिए हर ग्रुप में। एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो है ये एक्सेप्शन है। ऑक्सीजन इससे कम होगा, फास्फोरस नाइट्रोजन से, और सिलिकॉन कार्बन से। और ये आपका है, ये एक ट्रेंड है। ये पहला, हर ग्रुप के पहले मेंबर को आप इस तरह से अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग ग्रुप 14 का देखते हैं, ग्रुप 14 का ध्यान दीजिएगा, एक एक ग्रुप पर लेते हैं तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? देखिए, टॉप टू बॉटम चलने पर, यही तो हो रहा है, टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ग्रुप 15 में, ग्रुप 14 का अगर आप देखिए तो सबसे कम किसका होगा? लेड का, और सबसे ज्यादा आप किसका हो जाएगा? सिलिकॉन। ठीक है भाई, तो अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन, फिर कार्बन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, जर्मेनियम इज ग्रेटर देन टिन, और टिन इज ग्रेटर देन लेड। ठीक, ये एक जनरल ट्रेंड है जिसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। और इसी तरह ग्रुप 15 का देखिए, वही चीज, फास्फोरस इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आर्सेनिक, आर्सेनिक इज ग्रेटर देन एसपी, एसपी इज ग्रेटर देन बीएन। ये ग्रुप 15 का हो गया। ये वाला जो है ग्रुप, थोड़ा सा एक्सेप्शन इसमें ज्यादा है। ग्रुप 16 में एक्सेप्शन ज्यादा आप देखेंगे, और वो एक्सेप्शन हम लोग कैसे अरेंज कर रहे हैं, ये अपने आप से हम लोग अरेंज नहीं कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज नोन है, और उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के आधार पे ही इस चीज को हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो सबसे कम होती है भाई। ठीक है भाई, अपने ग्रुप में। तो अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें तो ऑक्सीजन हैज लोएस्ट, ऑक्सीजन हैज लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये यहां पे अगर इसी चीज को ऑब्जर्व करें तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए ग्रुप, ये इसको ट्रेंड जरूर याद होना चाहिए। ग्रुप 16 का, ग्रुप 16 का अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग कह सकते हैं सल्फर, ठीक, सल्फर के बाद ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा, सिलेनियम, फिर टेलुरियम, और फिर अब पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है, इसको छोड़ दीजिए, और फिर ऑक्सीजन। ये ट्रेंड आपको याद होना चाहिए भाई, ये वाला। और ये सारी वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के आधार पे हैं। ऑल द ट्रेंड्स आर, ये आप जो ऑल द ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं, ऑल द ट्रेंड्स आर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आधार पे है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है चेंज होने की भाई, ध्यान रखिएगा। ऑल द ट्रेंड्स आर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। अगर इसी चीज को हम लोग करें, अब ग्रुप 17 का तो अभी पढ़ा ही आपने, ग्रुप 17 का हो जाएगा क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। ये ग्रुप 17 का, ठीक है, ये ग्रुप 17 का आपने ऑब्जर्व किया, जिसके बारे में आपको आइडिया हुआ। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग नॉर्मल तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और जिसको आप देख, अगर हम लोग मिक्स्ड कॉन्सेप्ट ले लें तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्रुप 17 का जो एलिमेंट्स है, ग्रुप 17 का एलिमेंट ग्रुप 16 की अपेक्षा इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा ज्यादा होती है। ठीक, यानी ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 है always more electron affinity than किससे? ग्रुप 16।
देन ग्रुप 16 ऑफ एनी एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये ध्यान रखिएगा। ग्रुप 17 है ऑलवेज मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन ग्रुप 16 ऑफ एनी एलिमेंट। ग्रुप 16 के किसी भी एलिमेंट से अगर इसी मिक्स कॉन्सेप्ट को हम लोग ले लें तो देखिए क्या बता रहा है। जैसे कह रहा है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्वेश्चन है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मिक्स कॉन्सेप्ट है भाई, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और आयोडीन। अब इसको अरेंज करना है तो अब देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है। ग्रुप 16, ग्रुप 17, यही तो है। इसमें ऑक्सीजन और इसमें सल्फर, इसमें क्या है क्लोरीन और इसमें आयोडीन, इसमें आयोडीन। अगर आपको याद हो आपने कहा कि ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, यानी इसकी ज्यादा होगी। तो इनमें किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। तो क्लोरीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, ये दो हो गया, क्योंकि ये तो दोनों ज्यादा होंगे इसकी अपेक्षा। अब इन दोनों में कौन ज्यादा है, सल्फर और फिर ऑक्सीजन। ये ट्रेंड जो है ये आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, आईआईटी में पूछा गया है ये, ठीक है, आईआईटी एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछा गया है कि इन एलिमेंट्स को अरेंज करिए, और नॉर्मली आदमी थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है और भ्रम की स्थिति ना हो, इसलिए हमने एक पॉइंट ये बता दिया है। इसके आधार पे जो है आप इस चीज को समझ सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो ये आपका कुछ है जिनको आप नॉर्मली आंसर करते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए हम दे रहे हैं, इसको पढ़िएगा। वाई noble gases have zero negative electron gain enthalpy। ठीक है भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बेरिलियम etc. have very low electron affinity Y। very low electron affinity Y। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप पूरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कॉन्सेप्ट ये आपका पूरा खत्म हुआ। इतनी बातों को पढ़ डालिए, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आपके साथ कॉन्सेप्ट जनरेट हो और आपका दिमाग जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अप्लाई करें अपने आप को। इतनी बातों को पढ़िए। थैंक यू।